हाय स्टूडेंट्स, गुरुजी दिस साइड। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन। दिस इज़ द चैप्टर 1 ऑफ साइंस क्लास 8 NCERT पब्लिकेशन। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसका है कि पहेली एंड बोझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, स्लोप्स, प्लॉक एंड ETC इन द फील्ड। इसमें बता रहा है कि पहेली एंड बोझो दो भाई बहन हैं, ठीक है। वो अपने अंकल के यहाँ गर्मी छुट्टी के दौरान गए। उनके अंकल क्या है, एक फार्मर हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर फार्मर हैं तो उनके पास कुछ टूल्स होंगे। तो दोनों ने फील्ड में एक दिन खेत में कुछ टूल्स देखे, जैसे कि हल, कुदाल, हंसुआ, ये सब उन्होंने टूल्स देखा। आगे बढ़ते हैं। You have learnt that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including human, cannot make their own food. So where do animals get their food? But first of all, why do we want to eat food? मतलब इसमें बता रहा है कि क्या आपको याद होगा कि आप पढ़े होंगे कि हर लिविंग बींग्स को एक खाना का ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन लिविंग बींग्स तो प्लांट भी है, लेकिन अपना खाना वो खुद बना सकता है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और इसमें बता रहा है कि आपको वो समय याद है, वो चीज़ आपको याद है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते थे, सिंथेसिस के द्वारा कैसे बनाते थे, वो आपको याद है। तो ऐसे तो हम लोग को पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और हम लोग अपना खाना प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। लेकिन इसमें टॉपिक आया कि एनिमल्स कहाँ से लाता है अपना खाना। तो आगे बढ़ते हुए बताता है इसमें कि जानवरों को मिलाकर इंसान मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सिर्फ प्लांट ही ऐसा लिविंग बींग्स है जो अपना खाना खुद बना सकता है। इसमें पूछ रहा है कि इतना भोजन खाना इतना चल रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि हम लोग को खाना क्यों है, मतलब हम लोग को खाना ज़रूरी क्यों है। तो इसमें बता रहा है कि हम लोग को खाना इसलिए ज़रूरी है कि खाना खाने से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है हम लोग के बॉडी सिस्टम में, जो बहुत सारा सिस्टम फिक्स है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, हार्ट पंपिंग सिस्टम, ये सब सिस्टम हम लोग के बॉडी में है। तो ये सिस्टम चलेगा किससे, बात ये है कि ये सिस्टम चलेगा किससे, ये सिस्टम चलेगा एनर्जी से। एनर्जी किससे मिलती है हम लोग को, एनर्जी हम लोग को मिलती है फूड से, इसलिए हम लोग को फूड खाना ज़रूरी है। इसमें हम बता रहा है कि जो हम लोग हैं, इंसान जो है वो कहाँ से अपना फूड लाता है, तो प्लांट से लाता है और एनिमल से लाता है। प्लांट्स तो सबको पता होगा, लेकिन एनिमल जैसे कि मिल्क हो गया हम लोग को पीने के लिए मिलता है, फ्लैश हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं घर पे। तो ये सब हम लोग को एनिमल से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। हम लोग के देश का कितना आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, और हर प्रत्येक इंसान को अगर अच्छे से सफिशिएंट खाना देना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मीन्स क्या, रेगुलर उत्पादन मतलब हम लोग को बनाना पड़ेगा रेगुलरली। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब हम लोग को प्रबंधन प्रॉपर करना पड़ेगा, अच्छे से प्रबंधन करना है। और लास्ट थिंग एंड मेन थिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, मतलब हम लोग को फूड का विभाजन करना ज़रूरी है। मतलब फूड का अगर विभाजन नहीं करेंगे तो हर जगह पे फूड पहुंचेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें पढ़ ले रहे हैं हम लोग। When plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्रॉप हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग क्रॉप कहते किसको हैं। तो हम लोग क्रॉप उसको कहते हैं कि एक ही फील्ड में एक जैसा बहुत सारा ये प्लांट्स उगाए जाने को हम लोग
क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अगर एक ही चीज़ को हम लोग बड़े जगह पे बड़े मात्रा में उगाते हैं उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। अब जैसे कि एक वीट हो गया, ठीक है, तो वीट को अगर हम लोग उगाते हैं, वीट हो गया, मेज़ हो गया, मान लीजिए हम लोग मेज़ को, मक्का को एक ही फील्ड में बहुत ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा फील्ड है उसको हम लोग बड़ा मात्रा में उगाएंगे तो उसको मेज़ क्रॉप कहेंगे। वीट है, वीट को ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे तो उसको वीट क्रॉप कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereal, vegetable and fruits. These can be classified on basis of the season in which they grown. इसमें हम लोग को बताया है कि इतने सारे हम लोग के क्रॉप हो गए, फूड हो गए, तो जैसे कि वेजिटेबल्स एक क्रॉप हो गया, हमारा एक फ्रूट एक क्रॉप हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, इतना सारा हम लोग का क्रॉप है, इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो क्लासीफाई इस तरह से करेंगे कि उसको हम लोग सीज़न के मुताबिक बांट देंगे। जैसे हम लोग को अगर मैंगो खाना है, आम खाना है, तो उसको तो हम लोग ठंड में खा नहीं सकते, वो मिलेगा आपको गर्मी के टाइम, ठीक है, उसके लिए हमको गर्मी का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको मटर खाना है, मटर जानते हैं, तो PEAP, तो मटर आपको खाना है तो उसके लिए आपको ठंड का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आपको गर्मी में नहीं मिलेगा, वो आपको ठंड में मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पे कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाटर रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पे है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, ठीक है, तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सा होता है, जैसे कि तापमान लाइक टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में जो नमी होता है वो, रेनफॉल मतलब बरसात, इन सब रीज़न से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग का जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो ये सब टेम्परेचर, नमी, रेनफॉल ये सब एक जगह से दूसरे जगह हमारा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ rich variety of crop grown in different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are मतलब बताया है कि अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रीच मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग का बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अलग अलग तरह का ये क्रॉप को हम लोग उगाते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ठीक है। तो इसको क्लासिफाइड कैसे, तो पीछे मैंने बताया कि आपको सीज़न के हिसाब से, ठीक है, तो सीज़न के हिसाब से भी रखेंगे उसको तो उसका नाम रखना पड़ेगा। तो इसका दो नाम रखा गया है, एक है फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड है रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ एंड रबी। चलिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें हम लोग को क्या मिलता है पढ़ने को। तो इसमें है खरीफ क्रॉप्स में क्या, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन ETC आर खरीफ क्रॉप्स। इसमें बता रहा है कि खरीफ क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, खरीफ क्रॉप्स को हम क्लासीफाई करेंगे कि वो रेनी सीजन में होता है। सबसे आसान बात कि सीधा बता देंगे कि वो रेनी सीजन में होता है, इसलिए उसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं उसका नाम। और रेनी सीजन कितना से कितना होता है इंडिया में, जनरली जून से होता है सितंबर तक, ठीक है। तो पैडी, जून से सितंबर में क्या क्या उगता है, पैडी उगता है, मेज उगता है, उसके बाद फिर आपका सोयाबीन उगता है, ग्राउंडनट उगता है, कॉटन उगता है। ग्राउंड मतलब बादाम, मेज मतलब मक्का हो गया, पैडी मतलब धान हो गया, ये सब उगता है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे आपका, सेकंड थिंग इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वेन, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। इसमें बता रहा है कि खरीफ क्रॉप्स, मैं बता रहा हूँ आपको कि खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, इन दोनों को याद करने से आसान काम कोई है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों को याद कैसे करेंगे, जो खरीफ है वो रेनी में होगा और जो रबी है वो ठंड के मौसम में होगा। तो इंडिया में जनरली ठंड का मौसम कब से कब होता है आप बताइए। तो इंडिया में जनरली होता है अक्टूबर टू मार्च। और इसका सब एग्जाम्पल है जैसे कि चने हो गए, मटर मैंने बताया आपको ठंड के मौसम में पिछले थोड़े देर पहले, तो ये सब। फिर यहाँ पे एक थिंग आ रहा है कि
जैसे ये तो हम लोग मैंने बोल दिया, लेकिन कोई कोई दाल होता है, दाल, तो दाल का तो मैंने डिस्कशन यहाँ पे आपको किया ही नहीं। तो दाल कब उगता है? तो दाल होता है, कोई कोई वेजिटेबल्स उगता है। तो ये जब बरसात ना हो और ठंड की मौसम भी ना हो, उस टाइम ये उगता है, जो समर टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में ये दाल हमारा उगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। आगे है cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you growing ornament plant in your house. इसमें बता रहा है कि जैसे हम लोग कैसे कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन मतलब क्या? खेती वेती करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब खेती करते हैं हम लोग। तो खेती करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सेवरल नियम होते हैं कि आपको ये करना होगा। चाहे आप वो घर में ही डेकोरेशन पीस अपने गार्डन में क्यों ना लगाएं, लेकिन आपको उसका स्टेप्स फॉलो करना होगा, उसका ये आपको एक्टिविटीज़ फॉलो करनी होंगी एंड टाइम पीरियड के हिसाब से वो करना होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप है। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रिफर्डेड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। मतलब जो इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये होती हैं जो नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको। तो यहाँ पे 7 तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड होती है शोविंग, थर्ड होती है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स एंड सिक्स्थ होती है इरिगेशन, फिफ्थ होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, सिक्स्थ होती है हार्वेस्टिंग, सेवेंथ होती है स्टोरेज, ठीक है। तो आपको मैं सबका धीरे धीरे मतलब बताता हूँ। इसका फर्स्ट वाला मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करना, ठीक है, मिट्टी की तैयारी। सेकेंड ऑफ ऑल सोविंग मतलब होता है उसमें बीज बोना, ठीक है, बीज हम लोग बोएंगे मिट्टी की तैयारी के बाद। उसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, मैन्यूर ऐड करेंगे, खाद डालेंगे उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब क्या? सिंचाई, मतलब पानी से सिंचाई उसका करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो ये मतलब जो जिसका यूज़ नहीं है, जिस चीज़ का हम लोग जैसे वीट का क्रॉप लगाएं और उसमें बिना मतलब कि जो आ गया जिसका ज़रूरत नहीं है वैसा क्रॉप साइड में आ गया तो उसको हम लोग वेड्स कहते हैं, ठीक है। जिसका फील्ड में ज़रूरी नहीं हो और वो आ जाए उसको वेड्स कहते हैं। तो उसके वेड्स को ज़रूरी के लिए जो हम लोग केमिकल छिड़कते हैं उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स कहते हैं, स्टेप का नाम है। सिक्स्थ ऑफ ऑल है हार्वेस्टिंग, मतलब अब कटाई करना उसका। और सेवेंथ ऑफ ऑल है स्टोरेज, अब उसको कटाई करके रखेंगे कहाँ, ठीक है, उसको स्टोरेज करके रखेंगे। तो पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो preparation of soil, the preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. इसमें बता रहा है हमारा कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इस तरह से होगा कि हम लोग पहले मिट्टी को घुमाएंगे, टर्न करेंगे, उसके बाद मिट्टी को ढीला करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि क्यों हम लोग को ढीला करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है। तो इसमें यहाँ पे बताया कि जो हम लोग प्लांट डालेंगे, ठीक है, तो हम लोग प्लांट डालेंगे, उसका जड़ होगा, नीचे वाला पार्ट जड़ होगा, वो उसको डालेंगे मिट्टी में। तो उसके बाद वो एक्सपैंड होगा, मतलब बढ़ते जाएगा। अगर मिट्टी लूजन होगा तो वो बढ़ पाएगा और मिट्टी लूजन नहीं होगा तो नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो बेजान हो जाएगा, फिर वो सूख जाएगा, तो वो आपका क्रॉप फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग को लूजन करना और टर्न करना ज़रूरी है। फिर सेकेंड थिंग बोल रहा है कि अगर लूजन नहीं रहेगा हमारा तो उसमें जो हमारा प्लांट है वो सांस नहीं ले पाएगा उसको, और लूजन रहता है तो अलाउ करता है कि तुम सांस ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आगे पूछ रहा है कि क्यों सांस लेने के लिए अलाउ करता है लूजन सॉइल इसको, प्लांट को। इसलिए अलाउ करता है मेरे भाई,
यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसलिए अलाउ करता है मेरे भाई, क्योंकि उससे हम लोग को ये लूजन सॉइल रहेगा। जैसे एक रूम है, ठीक है, आपको उसमें बंद कर दिया जाए जिसमें ना खिड़की हो, ना गेट हो, ना वेंटिलेटर हो, तो आप 1 से 2 दिन में घुट के मर जाओगे। लेकिन अगर आपको उसमें वेंटिलेटर होता, गेट होता, फिर या फिर कोई भी हवा आने जाने का साधन होता, तो आप उसमें नहीं मरते, ठीक है। इसीलिए वो अलाउ करता है कि तुम सांस ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि सिर्फ रूट ही नहीं, प्लांट ही नहीं उसमें रहता है मिट्टी में होता है माइक्रोब्स, लाइक आपका अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म्स होता है मिट्टी में। अर्थवर्म्स क्या होता है, फार्मर्स का दोस्त होता है, ठीक है, फार्मर्स का फ्रेंड होता है। कब से फ्रेंड होता है, जब से उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तब से वो फ्रेंड बन जाता है, जब से खाद डालते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो कैसे बन जाता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको कि अर्थवर्म्स कैसे फ्रेंड होता है फार्मर्स का। अर्थवर्म ऐसे फ्रेंड होता है फार्मर का क्योंकि जो मिट्टी है, जो खाद है, उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें तो होंगी नहीं, उसमें तो बुरी चीज़ें भी होंगी। तो वो जो सारी बुरी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें सबको वो अर्थवर्म अपने अंदर ले लेता है और प्यूरिफाई करके सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बाहर रख देता है, और माइक्रोब्स ये करता है। और इसीलिए अगर हमारा लूजन सॉइल नहीं रहेगा तो माइक्रोब्स भी नहीं जी पाएगा, और माइक्रोब्स नहीं जिएगा तो हमारा मिट्टी का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो हमारा जो प्लांट है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, और हमारा जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आप बता रहा है कि आप पिछले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो हमारा सॉइल है वो क्या क्या कंटेन करता है। वो हमारा कंटेन करता है एयर कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, मिनरल कंटेन करता है, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये अर्थवर्म्स हो गया, माइक्रोब्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका हो गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, इसमें बता रहा है ये सब कंटेन करता है, लेकिन उसमें क्या क्या और कंटेन करता है, जैसे कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स सॉइल के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा जो उसके अंदर है वो अच्छा ही हो, कुछ कुछ बुरा गुण भी उसमें होता है। तो वो बुरा गुण कैसे हटेगा हमारा, तो बुरा गुण ऐसे हटेगा कि अर्थवर्म्स जाएंगे उसको और सारे अपने अंदर ले लेंगे और उसको प्यूरिफाई करके वहाँ मिट्टी में वापस डाल देंगे, तो इससे वो रिसाइकिल हो जाएगा। फिर जैसे प्लांट है वो उस फल दिया, आप फल ले लिए, फिर प्लांट डिकम्पोज हो गया, तो प्लांट का जो तो अच्छा चीज़ है और बुरा चीज़ अर्थवर्म ले लिया, अर्थवर्म फिर से उसको निकाल दिया बाहर प्यूरिफाई करके और मिट्टी में डाल दिया, और फिर मिट्टी में से निकल के फिर वो प्लांट में चला गया। फिर ऐसा ही रिसाइकल आपका चलता रहेगा। उसके बाद फिर है since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and losing of soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। इसमें कह रहा है सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, अगर हमारा जो सॉइल है वो लूजन रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर पे ही हमारा प्लांट जो है वो लग पाएगा, और जो न्यूट्रिएंट्स हो वो ज़्यादा मात्रा में मिल पाएगा उसको, है ना। अगर लूजन सॉइल नहीं रहेगा तो थोड़ा थोड़ा दूर पे नहीं रह पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। Turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. The process of losing and turning soil is called plucking. It is done with the help of pluck, ठीक है। इसमें कह रहा है, हमारा बता रहा है कि जो टर्निंग होता है सॉइल का, और जो टर्निंग होता है हमारा सॉइल का और लूजिंग होता है सॉइल का हमारा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का हमारा नाम है टिलिंग एंड प्लॉकिंग। इस प्रोसेस का नाम हमारा क्या है? टिलिंग एंड प्लॉकिंग। तो इस टिलिंग भी आप उसको कह सकते हो, प्लॉकिंग। और इसमें दे रखा है कि आप इसका ये किस चीज़ की मदद से डन होता है, टिलिंग एंड प्लॉकिंग। तो प्लॉकिंग भाई नाम है, तो मतलब प्लॉक की मदद से ही होता होगा। तो ये टिलिंग एंड प्लॉकिंग प्लॉक की मदद से होता है। प्लॉक मतलब क्या होता है? हल। तो इसमें बता रहा है कि हल का डिज़ाइन कैसा होता है, तो उसके बाद होता है प्लॉक इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। वो लकड़ी से और लोहे से बना होता है, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीडेड वाटर बिफोर
प्लॉकिंग अगर आपका जो मिट्टी है वो बहुत बेजान है, सूखा है, रूखा सूखा है, तो उसको प्लॉकिंग से पहले भी पानी की एक बार ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे हम लोग प्लॉकिंग कर दिए उसमें, तो प्लॉकिंग करने के बाद भी कभी कभी ये रह जाता है, क्या बोलते हैं, प्लॉकिंग करने के बाद भी कभी कभी हमारा रह जाता है ये मिट्टी का कंकड़ रह जाता है, मिट्टी का कंकड़ जो अच्छे नहीं होते हैं हमारे क्रॉप प्लांट के लिए, उसका नाम होता है क्लम्प्स। यहाँ पे आपको क्लम्प्स उसका नाम होता है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं क्लम्प्स, इसको, ठीक है। तो ये क्लम्प्स होते हैं। तो क्लम्प्स को किस चीज़ से हटाते हैं हम लोग? क्लम्प्स को हम हटाते हैं प्लैंक की मदद से। प्लैंक मतलब क्या होता है? तो प्लैंक मतलब होता है पटकना। जैसे हम लोग कोदाल ले लेंगे, सोवेल ले लेंगे हम लोग, और सोवेल को हम लोग पटकेंगे पूरी मिट्टी पे, तो वो हमारा जो मिट्टी है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इफ फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अगर हमारा जो मिट्टी है उसको हम लोग को लेवल करना है तो किसकी मदद से होगा? वो होगा लेवलर की मदद से। लेवलर आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो लेवलर, उसके बाद आपको उसका अच्छी फ़ोटो दिखाई दे देगी, आपको उसकी पिक्चर्स, तो आप समझ जाना अगर मिट्टी को लेवल करना हमारा ज़रूरी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी सॉइल जो है हमारा, मैन्यूर जो है, खाद जो है हमारा, इससे पहले क्या बोले, ये सोविंग से पहले मतलब बोआई से पहले ही उसको डालना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्यों ज़रूरी होता है कि अगर उसमें डाल देंगे पहले ही तो जो उसके साथ मिल जाएगा, उसका जो मिट्टी के साथ अच्छे से वो खाद मिल जाएगा, और उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा हमारा फसल हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, दे रखा है यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या इम्प्लीमेंट करता है? तो इसमें लिखा बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। मतलब बिफोर सोविंग मतलब सोविंग से पहले सीड्स को इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल, मतलब सॉइल को हर एक क्लम्स मतलब कंकड़ को तोड़ देना होता है ग्रेन के साइज में, कि हम लोग को हाई यील्ड मिले। हाई यील्ड मतलब बेटर यील्ड मतलब ज़्यादा लाभ हम लोग को मिले, उसके लिए उसको अच्छे से ख़त्म कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, इधर है प्लॉक का चर्चा किया हुआ है हमारा। तो प्लॉक मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लॉक मतलब होती है हल, ठीक है, हल। तो यहाँ पे आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा प्लॉक के बारे में कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस इंसिडेंट्स टाइम टू फॉर टिलिंग द सॉइल। टिलिंग करने के लिए सॉइल का काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप रिमूविंग द वेट्स स्क्रैमिंग ऑफ द सॉइल। इसमें बहुत सारा इससे बहुत सारा काम होता है, जैसे कि वेट्स को हटाने के लिए काम होता है इसका, फर्टिलाइजर्स डालने के लिए काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, दिस implements is made of wood and is drawn by a pair of bull और अदर एनिमल्स। मतलब इसमें कैसे बनता है? पेयर ऑफ बुल्स से बनता है। मतलब ये दो आप बैल देख सकते हैं, ठीक है, ये दो आप बैल देख सकते हैं, ये दो पेयर बैल के पेयर से ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता रहा है, आप अच्छे से मैं दिखा दूँ कि जैसे कि ये एक लकड़ी है, मतलब ये बीच का स्टैंड है, एक सेकेंड, ये एक बीच का स्टैंड है, ये वाला आपका, ठीक है। तो ये बीच का स्टैंड, इसका नाम क्या है हमारा? इसका नाम है प्लॉक शेल्फ, ठीक है। प्लॉक शेल्फ यहाँ आपको दिखाई दे सकता है,
इसका एरो बना के यहाँ पे एरो, और ये बफेलो के बगल में दिखाई दे, सॉरी बुल्स के बगल में फिर बीम है, बीम जो उस दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर एक ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है शेल्फ शेयर, ये ट्रायंगुलर शेप का आपका होता है लोहे का, ठीक है, जो यहाँ पे आपको एंडिंग में दिखाई दे सकता है, खोद रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंडिंग में यहाँ पे आपका खोद रहा है वो, ठीक है, ये आपको दिखाई दे सकता है। इसी को कहते हैं प्लॉक। एंड यहाँ पे एक बात आ जाती है होई। प्लॉक तो मैंने समझा दिया आपको क्या है, यही प्लॉक है पूरा, ये इसी को कहते हैं हम लोग प्लॉक, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग प्लॉक। तो प्लॉक तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसमें एक और टर्म है होई, तो इसमें पढ़ते हैं इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ ए लॉन्ग rod of wood or iron, a strong blade and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by animals, ठीक है, मतलब ये ना खींचा जाता है एनिमल्स के द्वारा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो है इसका नाम है रॉड, जो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया आपका रॉड, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो रॉड क्यों होता है, और लकड़ी का भी रॉड हो सकता है, किसी चीज़ का भी आपका वो रॉड हो सकता है। ये है ग्रिप उसका, ये उसका हैंडल पकड़ने वाला, ठीक है, ये हो गया आपका बीम, एंड ये हो गया आपका सबसे मेन चीज़ ब्लेड। अब ये किस किस चीज़ के काम में आता है आपका, ये आता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये आता है आपका वेट्स हटाने के काम में, फिर क्लम्प्स जो होते हैं उसको तोड़ने के काम में आता है। वेट्स हटाने मतलब जो ज़रूरी नहीं है हमारे फसल के लिए, उसको हटाने के लिए काम आता है। और ये हो गया। तो अब सेकेंड थिंग है कल्टीवेटर। नाउ आजकल के दिन में प्लॉकिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसमें बता रहा है कि नाउ आजकल के दिनों में हमारा जो प्लॉकिंग है वो डन बाय होता है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की वजह से प्लॉकिंग हो रहा है, लेकिन पिछले हम लोग कैसे पढ़े थे, पिछले जो बैल आपको दिखाए उसकी वजह से होता था। तो लेकिन नाउ आजकल के दिन में ट्रैक्टर की मदद से होता है। ये क्या क्या हो बचाता है, ये हमारा टाइम बचाता है, मेहनत बचाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं कल्टीवेटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ से सोविंग से। तो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल का नाम है बेस्ट गुरुजी फॉरएवर। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।